हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर के बारे में, जिसके अंदर हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो गुजरात है, गुजरात नाम का जो स्टेट है जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर पाया जाता है हमारी कंट्री में, तो उस गुजरात स्टेट के जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, नेशनल पार्क हैं, उसके बारे में आपको बताना था। सेकंड, अगर हम बात करें कि आपको अगर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है तो वो भी आप शेयर कर सकते थे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अगर हम स्टूडेंट्स बात करें गुजरात की, तो यहाँ पे जो 4 नेशनल पार्क हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं गुजरात के अंदर में। अगर हम बात करें यहाँ पे जो रामसर साइट वहाँ पे जो मिलती हैं, वो बेसिकली आप देखिए स्टूडेंट्स 4 ही वहाँ पे रामसर साइट हैं जो गुजरात के अंदर लोकेटेड हैं। तो आपको पता होना चाहिए यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन अगर आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, याद नहीं होगा, तो आपके जो क्वेश्चन गलत होने की जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वजह से आपको ये जो नेशनल पार्क हैं, जो रामसर साइट हैं, जो भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो न्यूज़ के अंदर रहते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 4 नेशनल पार्क हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट आता है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क आपको जो वेस्टर्न पार्ट है गुजरात का, जो साउथ वेस्ट का जो पार्ट है, इसके अंदर जो जूनागढ़ नाम का जो ज़िला है इनका, जूनागढ़ और अमरेली नाम का जो ज़िला है, वहाँ पे ये पाया जाता है। जो गिर नेशनल पार्क है, जो गिर नेशनल पार्क की अगर हम स्पेशल बात करें, कोई विशेष बात हो तो उसकी करें, तो जो एशियाटिक लायन है वो आपको वहाँ पे फ्रीली घूमते हुए दिखाई देंगे जूनागढ़ के अंदर में, जो ये हमारा गिर नेशनल पार्क लोकेटेड है। सेकंड, अगर हम बात करें यहाँ पे नेशनल पार्क की, तो सेकंड नेशनल पार्क है वेलावदार नेशनल पार्क, या जिसको ब्लैक बक नेशनल पार्क से रूप से भी जाना जाता है। अब हम कल जब ब्लैक बक नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी समय में हमने ये टॉपिक आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो ये जो ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ये जो भावनगर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जूनागढ़ अमरेली के पास ही लोकेटेड है भावनगर, तो उस भावनगर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर बेसिकली आपको मिलता है वेलावदार नेशनल पार्क, या जो ब्लैक बक हैं, जो काला हिरण होता है, उसकी संख्या काफ़ी अच्छी होने की वजह से उसको ब्लैक बक नेशनल पार्क के रूप से भी जानते हैं। अगर हम थर्ड बात करें, थर्ड जो नेशनल पार्क यहाँ पे पाया जाता है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली यहाँ पे है वंसदा नेशनल पार्क, जिसको बोलते हैं, जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट है। नवसारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेसिकली वंसदा नाम की एक तहसील है, तो वहाँ पे ये नेशनल पार्क पाया जाता है, वंसदा नेशनल पार्क। फोर्थ, अगर हम बात करें जो गल्फ ऑफ कच्छ जो मरीन नेशनल पार्क है उसके बारे में बताया गया है, तो गल्फ ऑफ कच्छ आपको पता होगा, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक हमारे, अगर हम बात करें कि जो सोल्ट के प्रोडक्शन के रूप में भी, और काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ों की वजह से, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहुँचती हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गुजरात के अंदर जो 4 रामसर साइट हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, रामसर के बारे में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1973 के समय में ईरान नाम का जो शहर है, ईरान नाम का जो कंट्री है, उसके अंदर एक शहर है, एक जगह है रामसर। तो वहाँ पे ये कन्वेंशन बेसिकली साइन किया गया। उस कन्वेंशन के अंदर कंट्रीज के द्वारा जो वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड ये कन्वेंशन था 1973 का रामसर कन्वेंशन। तो 4 ऐसे वहाँ पे रामसर साइट हैं जो गुजरात के अंदर मिलती हैं। फर्स्ट, अगर हम बात करें, जामनगर नाम का जो यहाँ पे इनका डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पाई जाती है खेजड़िया नाम की, खिजाड़िया जो बर्ड सेंचुरी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो माइग्रेटरी बर्ड्स, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स आपको पता होगा इंडिया की जो ज्योग्राफी पोजीशन है वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंडर में आती है। इंडिया बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल एशियन जो फ्लाईवे है इसके अंडर में आता है। तो यहाँ पे आपको माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, स्पेशल जो विंटर का जो सेशन होता है, विंटर का जो समय होता है उस समय में। तो यहाँ पे जो खिजाड़िया नाम की जो बर्ड सेंचुरी है जो जामनगर के अंदर है, नल सरोवर जो वेस्ट ऑफ अहमदाबाद के पास में, अहमदाबाद काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है गुजरात का, तो उसी के पास लोकेटेड है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। ये देखिए मैप के अंदर भी लोकेट किया गया है। थोल है यहाँ पे,
थोल यहाँ पे एक वेटलैंड साइट है जो मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पाई जाती है। मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट बेसिकली जो अपर वाला साइड है उसके अंदर में पाया जाता है, गुजरात का जो अगर हम बात करें जो नॉर्दर्न रीजन है उसके अंदर में। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वाधवना आपको एक जो लेक है वाधवना जो यहाँ पे वेटलैंड साइट है वो भी आपको देखने को मिलती है वडोदरा के अंदर में। जो वडोदरा नाम की जो सिटी है वहाँ पे आपको वाधवना नाम का जो वेटलैंड है वो आपको देखने को मिलता है। वडोदरा काफ़ी ज़्यादा फेमस था मराठाज के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो वडोदरा काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था, क्योंकि वहाँ से मराठा डायनेस्टी का ये एक जो फैक्शन है वो बेसिकली रूल किया करते थे, जिनको गायकवाड्स बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और आपको इस तरीके से जो मैपिंग है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छे से आपको याद होना चाहिए कहाँ पे क्या लोकेटेड है, आपको याद होगा। ये लिटिल बिट आपका हैबिट भी हो सकता है, अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों के अंदर तो आपका हैबिट भी हो सकता है याद करने का। तो आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, तो पहला टॉपिक है एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। अभी स्टूडेंट्स रिसेंटली हमारा जो DGTR है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, DGTR के द्वारा यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि जो विस्कोस जो फाइबर आता है इंडोनेशिया से उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो लगाई जाए। अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि विस्कोस फाइबर क्या होता है। विस्कोस फाइबर बेसिकली जिसको आर्टिफिशियल सिल्क के रूप से भी जाना जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क के रूप से भी उसको जाना जाता है, विस्कोस जो फाइबर होता है उसको। और ये बेसिकली जो ट्री होते हैं, ट्री की जो वुड होती है उसके पल्प से इसको क्रिएट किया जाता है। और प्रेजेंटली ये जो इंडोनेशिया का जो कंट्री है, इंडोनेशिया से ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर डंप किया जा रहा है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है, वो बॉडी जिसके द्वारा ट्रेड की जो प्रैक्टिस है उनको यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है कि कोई कंट्री के द्वारा ऐसी कोई प्रैक्टिस तो नहीं की जा रही जिसके थ्रू वो अपना जो वेस्ट है वो इंडिया के अंदर डंप करने की कोशिश कर रहे हों। तो DGTR के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है, DGTR के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाइए। अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, कोई भी सामान हम इंपोर्ट करते हैं तो उनको यहाँ पे एग्जामिन करना कि यहाँ पे उसका बेसिकली डंपिंग तो नहीं हो रहा है इंडिया के अंदर में। तो इस डंपिंग को रोकने के लिए ये एक एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लगाई जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की ये जो DGTR है ये रिक्वेस्ट करती है, रिकमेंड करती है, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको इम्पोज करती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर हमको देखने को मिलता है कि अगर कोई कंट्री यहाँ पे डंपिंग के थ्रू यहाँ पे कोई भी सामान है वो इंडिया में लोअर डोमेस्टिक प्राइस से उस सामान को अगर सेंड कर रहा है, इंडिया वहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइस, तो वहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। WTO ने अपने जो नॉर्म्स हैं, अपनी जो डिस्कशंस हैं उसके अंदर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी को यहाँ पे अलाउ किया है कि मेंबर कंट्री अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यहाँ बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, कि जो मेंबर कंट्री हैं वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। अब ये WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली 1995 में यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है। इससे पहले दूसरी बॉडी हुआ करती थी। इसके बाद में WTO के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे रिफॉर्म लाए जाते हैं जिसमें बैलेंस हमारा जो ट्रेड है वो चलता रहे वर्ल्ड के अंदर में। स्टूडेंट्स एंटी डंपिंग ड्यूटी के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 5 साल के लिए इसको इम्पोज किया जाता है। इंडिया के द्वारा काफ़ी बार जो चाइना के द्वारा काफ़ी सारा सामान है वो डंप किया जाता है ऐसे कंट्रीज़ के अंदर में जहाँ पे मार्केट काफ़ी सही हो। तो इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे जो चाइनीज़ जो आइटम्स हैं उनके ऊपर भी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो इम्पोज किया है काफ़ी बार। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे WTO ने इसको अलाउ किया है, ये आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको इम्पोज करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, ये बेसिकली अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए बाहर के कंट्री से जो इम्पोर्ट हो रहा है उसके ऊपर एक एडिशनल ड्यूटी लगा दी जाती है। उसको यहाँ पे जो इम्पोर्ट है उसको यहाँ पे महंगा कर दिया जाता है जिससे कम से कम उसका इम्पोर्ट है वो इंडिया के अंदर हो। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में था। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल यूथ डे के बारे में।
कल की ही बात है, 12 जो जनवरी है उसको यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके उपलक्ष्य में बेसिकली स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है 12 जनवरी को हुआ था, और उन्हीं की याद में हम यूथ डे, युवा दिवस है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। इस साल का जो युवा दिवस है हुबली नाम की जो जगह है कर्नाटका के अंदर, वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। हुबली नाम की जो जगह है कर्नाटका के अंदर, वहाँ पे बेसिकली इसको सेलिब्रेट किया गया है। और यहाँ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन सब ने हमारी जो यूथ है उसको ग्रीट किया है कि यूथ डे के रिगार्डिंग में। अगर हम बात करें इस 2023 का जो यूथ डे जो सेलिब्रेट किया गया है, इसके अगर फेस्टिवल की जो थीम की बात करें, विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम रखी गई है कि हमारा जो यूथ है वो यहाँ पे विकसित होना चाहिए, उसको स्किल होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। और अगर युवा किसी भी कंट्री का विकसित होगा, यूथ किसी भी कंट्री का अगर विकसित होगा तो कंट्री ऑटोमेटिकली आपको डेवलप दिखाई देगा। तो विकसित युवा विकसित भारत नाम की थीम रखी गई है। इसी ही बेसिकली यूथ डे के सेलिब्रेशन के समय में एग्जीबिशन शो किया गया, जिसके अंदर काफ़ी सारी जो स्कूबा डाइविंग है उसकी प्रैक्टिस दिखाई गई है। इसके अलावा हमारे जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट हुआ करते थे स्टूडेंट्स, कुछ हमारी मार्शल आर्ट्स हुआ करती थी ट्रेडिशनल, उनको भी यहाँ पे एग्जीबिशन में शो किया गया है। बेसिकली हम बात करें कालारी पय्यत्तू जो केरला के अंदर प्रैक्टिस किया जाता था, सीलम भाम की अगर हम बात करें जो तमिलनाडु के अंदर प्रैक्टिस किया जाता था, और गटका जो काफ़ी फेमस है। गटका आपको पता होगा कि गटका बेसिकली गुरु हरगोविंद जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बट जो 10th सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह हैं उनके द्वारा गटका की जो प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे रेगुलर किया गया कि आपके सेल्फ डिफेंस के लिए आप गटका को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, गटका के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिकली गुरु गोविंद सिंह के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे रिफॉर्म लिए गए थे सिखिज़म के अकॉर्डिंग, आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली हमारे कंट्री के द्वारा 26 जो दिसंबर का दिन है वीर बाल दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया गया है, जो बेसिकली गुरु गोविंद सिंह के जो छोटे जो बच्चे थे, साहिबजादे थे, उनके द्वारा किस तरीके से सेक्रीफाइस दिया गया उसके रिगार्डिंग में गटका को उन्होंने पॉपुलराइज किया था। और आपको जो निहंग सिख हैं, जो सिखिज्म का एक पार्ट होते हैं निहंग सिख, उनके अंदर बेसिकली आपको गटका की जो प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई देंगे। आपने कभी ना कभी टीवी पे भी देखा होगा, जो ब्लू कलर के जो कपड़े हैं वो पहनते हैं वो लोग। इसके अलावा जो मल्लाखंब है, मल्लाखंब महाराष्ट्र के अंदर है स्टूडेंट्स, जहाँ पे उसको ट्रेडिशनल हमारा जो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस है जिसे किया जाता है। अगर हम यूथ डे की बात करें 1985 से इस डे को कंटिन्यू स्वामी विवेकानंद जी को याद में उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने काफ़ी सारे यूथ को हमारे मोटिवेट किया है, उनके डिफरेंट कोटेशंस के थ्रू, डिफरेंट जो उनके इनोवेशन थे, वेदांत की जो फिलोसफी को उन्होंने टीच किया है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। हमारा जो जीएस पेपर 4 है, जीएस पेपर 4 के अंदर में जो एथिक्स है, एथिक्स का पार्ट हो सकता है, इन सबको आप यूज़ कर सकते हो अपने एथिक्स के अंदर में। इनसे रिगार्डिंग आपका एक वीडियो है उसे हम अपलोड कर देंगे कि स्वामी विवेकानंद की जो टीचिंग है क्या स्टिल रिलेवेंट है हमारी प्रैक्टिस में, तो उनके बारे में आपका एक वीडियो है उसे हम जल्दी अपलोड करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में। जब भी आप कहीं रेस्टोरेंट के अंदर विजिट करते हो 2020 से पहले अगर आप विजिट करते थे तो आपको जब भी पेमेंट करते थे तो आपका एक जो MDR है, जो डिस्काउंट रेट है, वो आपको देना होता था। अभी 2020 का जब समय आया, 1 जनवरी 2020 के समय से हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो MDR की जो प्रैक्टिस है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, उसको यहाँ बेसिकली अबोलिश कर दिया गया कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो यहाँ आपको नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप रुपे डेबिट कार्ड है, UPI पेमेंट को अगर आप यहाँ पे यूज करते हो तो ये बेसिकली मर्चेंट डिस्काउंट रेट यहाँ पे एडिशनल पेमेंट हुआ करता था, जो यहाँ पे आप पे करते थे जब भी आप इस तरीके का जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो सिस्टम है उसे यूज करते थे। तो अभी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 2600 करोड़ का जो पेमेंट है वो यहाँ पे अप्रूवल किया गया है
कि ये जो डिजिटल पेमेंट को बेसिकली जो प्रमोट किया गया है, उन जो एमडीआर है, जो डिस्काउंट रेट है, उसको यहाँ पे अबोलिश किया गया था, जिसके थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो इंक्रीज हुए हैं हमारी कंट्री में। तो उन्हीं को देखते हुए ये जो पैसा है गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है, ये मनी बेसिकली जो बैंक हैं उनको यहाँ पे पे किया जाएगा। जो बैंक यहाँ पे होते हैं उनको यहाँ पे ये पेमेंट जाएगा डायरेक्टली। ये जो मर्चेंट हैं, जो बेसिकली व्यवसायी हैं, उनको नहीं जाता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड यूपीएससी 2018 में भी क्वेश्चन पूछा था, 2018 की प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। उस समय में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। डिजिटल ट्रांजैक्शंस आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन के बाद में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं हमारी कंट्री में, तो उस समय ये कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर में था एमडीआर आपको पता होना चाहिए। जब भी आप पेमेंट करते थे डिजिटल पेमेंट, तो उस समय में आपको ये अपना जो एडिशनल जो परसेंटेज है वो पे करना होता था, उसी को ही एमडीआर बोलते हैं। अब एमडीआर के अंदर गवर्नमेंट को ने अबोलिश किया 1 जनवरी 2020 को, तो वो जो पैसा है वो अब डायरेक्टली इंसेंटिवाइज किया गया है हमारे जो बैंक्स हैं उनको। तो स्टूडेंट्स, ये एमडीआर के बारे में था। हमने नेशनल यूथ डे के बारे में देखा जो अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, और हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। गुजरात की जो वेटलैंड साइट है और जो नेशनल पार्क है उनके बारे में डिस्कस किया। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। आप बने रहिए हमारे साथ, हम कंटिन्यू इसी तरीके से आपसे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।